नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें। आज का प्रैक्टिस सेट आधारित है दोस्तों सौर मंडल का परिचय तथा पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उस पर आधारित है आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम क्वेश्चनों को डिकोड करेंगे, उसके साथ साथ में ऑप्शनों को भी हम डिकोड करने वाले हैं और जितने जो सिद्धांत है पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित उनके बारे में भी बताएंगे और क्या क्या उसमें खामियां हैं, क्या क्या माना गया है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों में, उन सभी का चर्चा हम विस्तृत करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो देख लेते हैं दोस्तों घनत्व के अनुसार कौन सा क्रम सही है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को डिकोड करने के लिए तो फिर हम क्या क्या कर यहाँ पे समझेंगे। कह रहा है सबसे पहले सौर परिवार। तो सौर परिवार क्या है? सौर मंडल के अंतर्गत जो ग्रह और उपग्रह आते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं। ठीक है, तो सौर परिवार अर्थात सौर मंडल के हमारे जो सूर्य है उसके मंडल में जो ग्रह उपस्थित हैं उसी को सौर परिवार कहते हैं। ठीक है, सौर मतलब सूर्य। ठीक है, तो सौर के यानी कि सूर्य के आसपास जो ग्रह उपस्थित हैं उसी को परिवार कहा गया, यानी कि जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को परिवार कहा गया। तो उनके पिंडों का क्या, पिंडों का अर्थात ग्रह को यहाँ पे पिंड बताया गया है। तो पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए है बृहस्पति बुध पृथ्वी मंगल, बी है बृहस्पति मंगल बुध पृथ्वी, सी है मंगल बुध बृहस्पति और पृथ्वी, डी है मंगल बुध पृथ्वी और बृहस्पति। तो इसमें जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? कह रहा है बढ़ते घनत्व के अनुसार। ठीक है, तो बढ़ते घनत्व के अनुसार पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा दोस्तों। क्यों होगा तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अपने सौर मंडल यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें सबसे बड़ा जो ग्रह है कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, उसके बाद और दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। लेकिन इसका जो घनत्व है वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये जो बृहस्पति ग्रह बना है ये हाइड्रोजन हीलियम तथा हाइड्रोजन के अवयव जैसे हीलियम मीथेन जल ये इनसे संबंधित जल नहीं, सॉरी दोस्तों, जल नहीं मिला है। तो इनसे संबंधित क्या बना है? बृहस्पति ग्रह बना है, जिसके कारण ये तत्व से नहीं बना है क्योंकि ये अवयव से एलिमेंट से बना है। तो इसका ग्रह जिसके कारण इस ग्रह का अर्थात बृहस्पति ग्रह का घनत्व बहुत कम है। जबकि मंगल बुध और बृहस्पति जो ग्रह है इन ग्रहों का निर्माण जो है एलिमेंट से यानी कि तत्वों से हुआ है। किससे? जैसे सिलिकॉन और आयरन इन सभी से हुआ है। जबकि इसका क्या है? इसका गैसों से बना हुआ है, हाइड्रोजन बहुत हल्के तत्व से। और मंगल बुध और पृथ्वी का जो घनत्व है अर्थात सिलिका आयरन इन सभी से बना हुआ है, जिसके कारण इनका घनत्व दोस्तों ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन ए बी है यही इसका सही आंसर है। और बृहस्पति का सबसे कम है, फिर उसके बाद मंगल का है। ये एक अपवाद है। क्या? यह एक अपवाद है। ऐसा माना जाता है कि ये मान लीजिए सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह के अगर हम दोनों साइड में क्या, अगर हम पूर्वी साइड में चलेंगे सूर्य के तरफ में, मान लीजिए यहाँ पे एक सूर्य है, क्या यहाँ पे सूर्य है, अगर इस साइड में हम चल रहे हैं ठीक है बृहस्पति से, तो इधर आते हुए क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा इससे अर्थात इसके बाद जो आएगा उसका घनत्व बढ़ेगा और जो सूर्य के सबसे पास में है उसका घनत्व अर्थात सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों। क्या? सूर्य का जो घन आस पास में है उसका घनत्व ज़्यादा होगा। लेकिन ये एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है? तो अपवाद है वो मंगल। क्या? मंगल अपवाद है क्योंकि इसका जो घनत्व है वो और सभी की अपेक्षा कम है, पृथ्वी की अपेक्षा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बृहस्पति के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद बुध आता है। ठीक है, तो अगर हम बात इसमें कर लें तो इसमें जो है घनत्व जो है ये मंगल का घनत्व बहुत कम है। ठीक है, और जबकि आकार में भी थोड़ा सा बड़ा है। और उसके बाद बुध का नंबर आएगा। उसके बाद लास्ट में पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 है। इसको अभी हम आगे चर्चा करेंगे विस्तृत में। आगे एक क्वेश्चन इससे संबंधित लिए हुए हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से सौर परिवार, क्या सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा, क्या दूसरा सबसे बड़ा पिंड है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सौर परिवार तो एक है। तो पहले हमें ये समझना है सौर परिवार, तो सौर परिवार के बारे में हम बात कर चुके हैं। सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उन्हीं को सौर परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और तो कह रहा है सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन है, पिंड पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, पिंड पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें सौर परिवार में सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, तो सूर्य है, क्या सूर्य है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सबसे बड़ा पिंड है, तो बृहस्पति है। तो यही ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन है, तो बृहस्पति, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, बृहस्पति होगा। शनि, यूरेनस, ठीक है, शनि जो है और यूरेनस, इन सभी, ये सभी छोटे छोटे ग्रह हैं। और बात कर लेते हैं, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय तूफान, चुंबकीय तूफान क्या है। ए है ऑप्शन खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी, चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि, उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों में परिवर्तन, उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, तो बात कर लेते हैं, इसका ऑप्शन सही है ए, क्या ए सही है। कह रहा है कि खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी जब उत्पन्न हो जाती है, क्या जो खगोलीय पिंड होते हैं तो उनके क्षेत्रों में जब अर्थात खगोलीय पिंड है उनमें जब चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, क्या चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। ऐसा दोस्तों क्या है, और हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये है कि पृथ्वी पर भी चुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे हमें चुंबकीय तूफान देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी पिंड है खगोलीय पिंड, अर्थात जैसे बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल और यूरेनस, प्लूटो, ये सभी जितने भी ग्रह हैं सब में क्या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान है। तो सभी में अर्थात सभी पिंडों में, सभी खगोलीय पिंडों में चुंबकीय क्षेत्रों में जब गड़बड़ी आती है तब क्या होता है, चुंबकीय तूफान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो गलती करके क्या आएंगे, उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों में परिवर्तन बता देंगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि परिवर्तन तो होता है जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तन होने लगता है, तभी क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, क्या तभी चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या आता है, चुंबकीय तूफान उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको कभी मत मारिएगा सी वाला ऑप्शन, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों में परिवर्तन। आपको मारना है कि ए मारना है, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी उत्पन्न होगा तभी चुंबकीय तूफान उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी कैसे उत्पन्न होता है, जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थात आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा, दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ऐसा आप पेपरों में देखने को भी, बहुत सारे न्यूज़पेपरों में ऐसा आता रहता है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में औसत से ज़्यादा तीव्र गति से चुंबकीय क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है, जब परिवर्तन होने लगता है अर्थात गड़बड़ी उत्पन्न होने लगती है तो चुंबकीय तूफान उत्पन्न हो जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। हाँ, अयोग्य, नहीं, पता नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों, तो ऑप्शन इसका ए क्या सही है। हाँ, परिवर्तन होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, क्या पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ठीक है। जिसके कारण सूर्य का जो विकिरण है वो पृथ्वी के सतह पर आता है और तिरछा आता है, क्या तिरछा आता है, और क्या करता है, विकिरण को प्रभावित कर देता है, क्योंकि घूर्णन की धुरी में झुकाव होने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन में धुरी में झुकाव होने के कारण क्या होता है, जब मान लीजिए थोड़ा सा झुकाव है, ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो इसके यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक कोण बना दिया जाए तो इसमें क्या झुकाव आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर तिरछा बना दे तो ये एक झुकाव बन रहा है। तो इसी झुकाव के कारण ये सूर्य, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा चलता है, ठीक है, और ये घूम रहा है, थोड़ा टिल्ट होके घूम रहा है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो विकिरण सूर्य से निकलते हैं वो पृथ्वी पे थोड़ा प्रभावित हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है
किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? मंगल, अरुण, शुक्र और वरुण। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहा है किसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसे आप दिमाग में छाप लीजिए। और क्या कहते हैं, शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम क्या है, ग्रह है, या सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, या अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। क्या ये दक्षिणावर्त चक्रण करता है, उत्तरावर्त अर्थात उत्तर से दक्षिण को नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, अर्थात सॉरी दोस्तों, पश्चिम से पूरब इसका चक्र नहीं घूमता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। ठीक है, इसीलिए ये अपवाद में है। ठीक है, क्या अपवाद में है? कौन? शुक्र। शुक्र जो है ये अपवाद है, क्योंकि ये सूर्य का जो चक्कर लगाता है ये पूरब से पश्चिम में लगाता है। ठीक है, पश्चिम से पूरब नहीं लगाता है, जैसे पृथ्वी हुआ और मंगल हुआ, ये सब क्या है, पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं, किसका? सूर्य का। लेकिन इसका अपवाद कौन है? शुक्र है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह भी कहा जाता है, अर्थात इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, भगनी अर्थात भगनी का अर्थ है जुड़वा। ठीक है, भगनी ग्रह। इसका घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान ही है, अर्थात जो इसीलिए इसको जुड़वा वाहन कहा गया है। पृथ्वी का जुड़वा वाहन क्यों कहा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मान लीजिए कभी कोई आपसे पूछे, आप टीजीटी पीजीटी तैयारी नेट जेआरएफ के कर रहे हैं, तो आपसे कोई बच्चा पूछ ले कि शुक्र ग्रह को क्यों कहा जाता है पृथ्वी की बहन, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकार में भी, घनत्व के आकार में भी और व्यास में भी, दोनों में लगभग में ये पृथ्वी के समान ही है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों। और बात कर लेते हैं अब आगे, फिलामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, सर्वप्रथम फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, आप देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है क्या, ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में, अंतरा तारकीय धूल परिकल्पना में। तो इसका जो सही आंसर है क्या दोस्तों, फिलामेंट क्या होता है आपको हम बता देते हैं। पहले फिलामेंट के बारे में आपसे जान लीजिए। तो फिलामेंट देख लीजिए, ये एक फिलामेंट है, क्या ये एक फिलामेंट है, और यहाँ पे हम रख देते हैं क्या, बृहस्पति ग्रह। फिर उसके बाद और ग्रह रखते हैं। ठीक है, जो ग्रह हैं और थोड़ा थोड़ा, तो देख लीजिए आप, क्या इसके बीच में क्या है, उभार है, क्या उभार है। और ये सबसे बड़ा कौन सा है ग्रह, ये कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। ये फिलामेंट है। तो ये कौन सा परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है ये। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जिससे संबंधित ये शब्द है, तो कौन से ये चार परिकल्पना है, कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन जो है बी, क्या ऑप्शन बी जो है ज्वारीय परिकल्पना, इसी से संबंधित है। ज्वारीय परिकल्पना में ही इसे फिलामेंट माना गया है, क्या फिलामेंट माना गया है। अब आप इसे समझ लीजिए। तो फिलामेंट आप देख लिए कैसे होता है, ये दोनों तरफ क्या होता है, सिकुड़ा होता है, बीच में इसका फैलाव ज़्यादा होता है। आप बस इतना पहले समझिए, अभी और आपको हम समझा रहे हैं एक एक करके इसके ऑप्शनों को। पहले आप ए के बारे में जान लीजिए। तो ग्रहाणु परिकल्पना, क्या ग्रहाणु परिकल्पना, ये चैम्बरलिन क्या थे, कौन एक थे। अब बात कर लेते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत है, क्या दो सिद्धांत है। अगर मोटे तौर पे देखें कौन कौन से, एक है अद्वैतवाद और दूसरा है द्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद किसे कहते हैं, अद्वैतवाद का सिंपल सा अर्थ है एक ही पिंड से किसी चीज की जब उत्पत्ति होती है तो उसे अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैत मतलब एक होता है, और द्वैत का मतलब दो होता है। ठीक है, और तो द्वैतवाद में और दूसरा जो कल्पना किया गया है, सिद्धांत है जो, वो मोटे तौर पे वो द्वैतवाद है, क्या द्वैतवाद है। ठीक है, तो द्वैतवाद में क्या होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अद्वैतवाद को मोनोलिस्टिक, क्या मोनोलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, और द्वैतवाद में क्या होता है, इसमें दो पिंड माने जाते हैं, क्या ये हम सिर्फ अभी बता रहे हैं कहाँ पे, ये जियोग्राफी में बता रहे हैं। वैसे तो द्वैतवाद हर जगह आपको मिलेगा, ये दार्शनिक में भी मिलेगा आपको, फिजिक्स में भी अर्थात फिजिक्स में भी मिलेगा आपको, भूगोल में भी अद्वैतवाद मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको पॉलिटी में भी अद्वैतवाद मिलेगा, धर्म में भी अद्वैतवाद मिलेगा। क्योंकि अगर धर्म की बात करें तो उसमें देखिए, जब
पृथ्वी अर्थात आत्मा को एक माना जाता है। और शरीर और आत्मा को जब एक माना जाता है तो वो क्या होता है, अद्वैतवाद। और जब शरीर और आत्मा को अलग अलग करके देखा जाता है तो उसे द्वैतवाद कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वाद जब अलग अलग देखा जाता है तो उसे द्वैतवाद कहते हैं। तो ग्रहणु परिकल्पना, क्या ग्रहणु परिकल्पना जो है ये द्वैतवाद से संबंधित है। क्या द्वैतवाद से संबंधित है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, समझ गए कि नहीं। तो ग्रहणु परिकल्पना जो है वो द्वैतवाद से संबंधित है। इसके साथ में इसमें क्या माना गया है, ग्रहणु परिकल्पना में सूर्य को माना गया है। इसके साथ में इसका एक साथी तारा भी माना गया है जो उससे सूर्य से भी काफ़ी गुना बड़ा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सूर्य के ऐसे चारों तरफ, ऐसे चारों तरफ नहीं, सूर्य के कक्षा के बाहर ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो पिंड है, एक पिंड ये, एक पिंड ये, एक सूर्य का पिंड हो गया, एक दूसरा जो इसका साथी पिंड है। ठीक है, तो ये सूर्य की तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो आप देखिए यहाँ से इसकी दूरी जो है ये ज़्यादा है, लेकिन ये इसी पथ का अनुसरण करेगा। तो यहाँ पे इसकी दूरी बहुत कम हो जाएगी। क्या, यहाँ पे इसकी दूरी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रहणु परिकल्पना किसने दिया था, चैम्बरलिन ने दिया था। तो इनके अनुसार ऐसा माना है, इन्होंने माना है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के साथ साथ में उसका एक साथी भी था, एक साथी तारा भी था जो सूर्य के कक्षा के सूर्य के बाहर चक्कर लगा रहा था और वो धीरे धीरे सूर्य के नज़दीक आ रहा था, अर्थात यहाँ पे सूर्य के नज़दीक आ रहा था। तो ज्वारीय मतलब ग्रहणु परिकल्पना जब ये इसके पास में आता है दोस्तों, क्या होता है कि इसके अर्थात सूर्य के जो कण थे इसके आकर्षण के कारण वो उड़ने लगते हैं, अर्थात बहुत सारे कण निकलने लगते हैं। इन्हीं कण को क्या, असंख्य संख्या में कण निकलते हैं। इन्हीं असंख्य संख्या में जो कण निकलते हैं इन्हीं को क्या कहा गया है, ग्रहाणु कहा गया है। ग्रहाणु कहा गया है। क्या, ग्रहाणु, जो कण असंख्य संख्या में निकल रहे हैं सूर्य से उन्हीं को ग्रहाणु कहा गया है। ठीक है, तो ऐसी परिकल्पना इसमें दिया गया है, ज्वारीय परिकल्पना। अब इसको भी समझ लीजिए, ये भी द्वैतवाद का ही परिकल्पना है, ज्वारीय भी। तो इसमें भी, इसके अंतर्गत भी ऐसे ही माना गया है। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना में। लेकिन रास महोदय ने क्या करते हैं, रास महोदय ज्वारीय परिकल्पना जो है दोस्तों, ज्वारीय परिकल्पना को किसने दिया था, तो जेफ्रीज महोदय ने दिया था। किसने दिया था, हेरोल्ड जेफ्रीज महोदय ने दिया था। और इसके अंतर्गत माना था कि ये जब अर्थात ये घूम रहा है, जो बाहरी दो कण माने गए हैं, अर्थात दो ग्रह माने गए हैं, तो ये जो ग्रह घूम रहा है दोस्तों ज्वारीय परिकल्पना में, जब पृथ्वी अर्थात सूर्य के समीप में आता है तो क्या होता है, सूर्य के बाहरी सतह पे, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, दोस्तों, यहाँ पे एक उभार उत्पन्न हो जाता है। जो उभार है वो कुछ इसी प्रकार से, यानी फिलामेंट के रूप में हो जाता है। ठीक है, क्या, फिलामेंट के। तो ये जब मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, एक बार इसे फिर से डिलीट साफ करके बताते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये एक ग्रह है, ठीक है, ये सूर्य है, क्या, सूर्य है ये, और ये इसका साथी तारा है। यहाँ से इसकी दूरी कम है और ये इसका जो परिक्रमण है, क्या, इसका जो परिक्रमण है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब ये पहुँचेगा तो इसका जो आकर्षण शक्ति है इस पिंड का, क्योंकि सूर्य से काफ़ी बड़ा है, तो इसका जो, जब इस सूर्य के पास पहुँचेगा तो इसके आकर्षण शक्ति से क्या, जो दूसरा इसका साथी दोस्त है, दूसरा तारा है, वो आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के बाहरी पृष्ठ पर एक क्या हो जाता है, एक क्या परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है इसके बाहरी सतह में। देखिए ऐसे उभार आ जाता है। तो वही जो हम ये आपको बताए थे, ये फिलामेंट का सिद्धांत, ये देखिए इसी प्रकार से, ये देखिए, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये उभार आ रहा है, तो इसके बाहरी सतह में उभार आ रहा है, तो यही इसी को फिलामेंट अर्थात ज्वारीय संबंधित इसी यहीं से क्या निकलता है, ये फिलामेंट निकलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या, अब जो ये एक ही फिलामेंट निकला है तो एक ही फिलामेंट से क्या ये 9 ग्रह कैसे निर्माण हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा जवाब है, ये जवाब ये है कि जब ये फिलामेंट निकल जाता है सूर्य से तो इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये सतह, पहले जब सूर्य से निकलता है तो काफ़ी गर्म था फिलामेंट, और धीरे धीरे ये
ठंडा होने लगता है, जिसके कारण इसके सतह में सिकुड़न होने लगता है। ठीक है, तो सिकुड़न होने के कारण ये टूटने लगता है। कितने भागों में टूटता है? तो 9 भागों में। तो अगर ये बीच में देखें, जैसे हमारा बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा है, ठीक है, तो ये बीच में है और बीच में होने के कारण ये सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ बुध, क्या बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसी तरीके से प्लूटो सबसे छोटा ग्रह लास्ट में है। ठीक है, इधर प्लूटो है, इधर बुध है। ठीक है, तो यही है क्या, जब ये टूटने लगा ये फिलामेंट, तो एक एक करके क्या होता है, 9 ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्या जेफरीज महोदय थे, ये ग्रहों के उत्पत्ति के बारे में संकल्पना अपना देते हैं और अपने संकल्पना को कुछ समय तक मनवाते भी हैं। आगे बात करते हैं सुपरनोवा या बिग बैंग थ्योरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरनोवा या बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि सुपरनोवा बिग बैंग थ्योरी में इसको एक पिंड माना गया है। क्या, इसमें क्या है, एक पिंड माना गया है और इस पिंड में विस्फोट होने के कारण क्या, विस्फोट होने के कारण और जो जब अर्थात ये सूर्य एक पिंड था गर्म और धधकता हुआ ज्वाला की तरह, जब इसमें विस्फोट होता है, विस्फोट के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे कण छितरा जाते हैं। छितराने के बाद वो क्या होते हैं, गर्म अवस्था में फैल जाते हैं। फिर उसके बाद समय बीतता हुआ चला जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, जो कण सौर मंडल में फैले होते हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं आपस में। 2 कणों के बीच में आपस में जो घर्षण बल लगता है उसके कारण वो जुड़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके क्या करते हैं दोस्तों, ग्रहों का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन डी है अंतरातारकीय धूल परिकल्पना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी, इसके बारे में भी बता दे रहे हैं आपको, इसको भी आप समझ लीजिए। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, अंतरातारकीय धूल परिकल्पना। तो इसको किसने दिया था? 1949 ईस्वी में ऑटो सिम्स के आधा सा है ये दोस्तों, ऑटो सिम्ड, क्या, ठीक है, यही है, ऑटो सिम्ड ने इसको दिया था अंतरातारकीय धूल परिकल्पना। इसके अंतर्गत क्या किए इन्होंने, क्या कहा, विशेषता यह था, इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस और धूल कणों से मानी है। क्या, जो अंतरातारकीय धूल परिकल्पना है वो गैस, क्या, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये फिलामेंट पूछा है तो ज्वारीय से संबंधित है, यानी कि ज्वारीय शक्ति के कारण फिलामेंट उत्पन्न होता है। इसी तरीके से जो अंतरातारकीय धूल परिकल्पना है, इसमें क्या, धूल और गैस, ठीक है, धूल और गैस को परिकल्पना माना गया। अर्थात इस सौर मंडल में बहुत सारे धूल और कण विद्यमान थे जो धीरे धीरे करके क्या होते हैं, आपस में इकट्ठा होने लगते हैं और ग्रहों का निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार इनका विशेषता है। और क्या बना है, ब्रह्मांड में आदिकाल में गैस एवं धूल कण फैले हुए थे, जिनकी उत्पत्ति उल्काओं और तारों से मानी जाती है। जो ये धूल और कण थे, उल्काओं और तारों से माने जाते थे। तारों का मतलब है, अच्छा दोस्तों, तारा किसे कहते हैं? वह ग्रह जिसके पास स्वयं का प्रकाश उत्पन्न होता हो, ठीक है, उसे तारा कहा जाता है। और जो प्रकाश न उत्पन्न कर पाता हो उसे ग्रह कहा जाता है। तो सूर्य एक तारा है, ठीक है, क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न करता है, इसीलिए उसे एक तारा कहा गया है। तो तारों की उत्पत्ति के बाद ही ग्रहों की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। अब आगे बात करते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कह रहा है, तारों की निशस्त्र गैस और एवं धूल के रास के पिंड को कहते हैं। पीछे अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए है फिलामेंट, बी है नेबुला, सी है ग्रहाणु और डी है क्या, द्वैतारक, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, नेबुला कहते हैं, ठीक है, नेबुला कहते हैं इसको। अभी हम लास्ट इसी के लेक्चर में लास्ट अंत में आप वीडियो देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, फिलामेंट के बारे में बता ही चुके हैं, ग्रहाणु के बारे में बता ही चुके हैं। नेबुला जो है ये इमैनुअल कांट ने 1775 ईस्वी में नेबुला नामक, अर्थात इसे नेबुला माना है, नेबुला का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब कह रहा है कहाँ पर, क्या कह रहा है, कहाँ वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और प्लूटो, ठीक है दोस्तों।
तो इसका जो आंसर है वो आंसर है डी। सूर्य से जितना अधिक दूरी पर जो ग्रह होगा उसमें वहाँ पे वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होगी। तो हम बात कर लेते हैं जो प्लूटो है वो सूर्य से काफ़ी सबसे दूर पर है इन सभी ग्रहों में, तो प्लूटो पर ही सबसे ज़्यादा वर्ष की लंबाई होगी। और बात कर लेते हैं कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद शुक्र आता है, मंगल, बृहस्पति, इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कह रहा है कि खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांडों में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या है। जो खगोलविद है कह रहे हैं ब्रह्मांड एक है और ब्रह्मांड अभी फैल रहा है। उस ब्रह्मांड में इसी तरीके से देखिए कुछ इसी तरीके से आकाश गंगाएं फैली हुई हैं। तो हमारा जो आकाश गंगा है मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। जो आकाश गंगा है ये 3 सर्पिलाकार में, तो ये मिल्की वे है, इसी में सूर्य है और सारे ग्रह हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कुल कितने आकाश गंगाओं की संख्या है, ठीक है। तो जो हमारा है सूर्य, ठीक है, लगभग में कितना बताया गया है 100 से 200 अरब, कितना 100 से 200 अरब आकाश गंगाओं की संख्या है लगभग में हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ठीक यही है 100 से 200 अरब, इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। आगे कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से परीक्षण कीजिए दिए गए कोडों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ABCD 1 2 3 4 ऐसे दिया है, एक एक करके देख लेते हैं। सौर मंडल के ग्रहों की संरचना भित्र भित्र है, ठीक है। कह रहा है सौर मंडलों की रचना जो है वो भित्र भित्र है संरचना, तो ये बात सही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें बृहस्पति में, तो बृहस्पति में हाइड्रोजन हीलियम के तत्वों से निर्माण हुआ है कि बृहस्पति जो है, इसीलिए वो उसका आकार बहुत बड़ा है, घनत्व कम है। और बात कर लेते हैं बुध शुक्र, तो उसका जो निर्माण हुआ है सिलिकेट और सिलिकॉन से हुआ है और आयरन से हुआ है, ठीक है, जिसके कारण उसका घनत्व भी अधिक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे जान गए कि ग्रहों की जो संरचना है वो भित्र प्रकार की है। तो ये बात सही है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है, तो ये भी बात सही है। जितना दूरी पर जो ग्रह है उसका वैसे उसी प्रकार से घनत्व भी क्या होता है, कम होते चला जाता है। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं, ठीक है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सूर्य में जब विस्फोट हुआ बिग बैंग थ्योरी में, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जब एक तारे में विस्फोट होता है तो क्या होता है, तो बहुत सारे कण निकलते हैं, कण निकल के वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं। जो सूर्य के पास है दोस्तों, जो सूर्य के पास है क्या होता है, तो उस पर तापमान क्योंकि अधिक होता है जिसके कारण वो क्रिस्टलीकरण में परिवर्तित हो जाता है। अगला बात करते हैं, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर कठोर में बदल चुके थे। तो ये बात गलत है, क्योंकि अगर लास्ट में प्लूटो देखें तो वो सूर्य से बहुत दूरी पर है, सूर्य से बहुत दूरी पर है। तो इस प्रकार वो बाह्यतम जो है उच्च तापमान पे ना होके ठंडे कम तापमान पर वो संघनित हुआ था। तो ये ही ऑप्शन गलत है, चौथा गलत है, 1 2 3 सही है। देख लेते हैं दोस्तों, तो 1 2 3 ऑप्शन इसमें सी ही सही है। आगे बात कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कह रहा है पृथ्वी की सतह पर मौसमी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो मौसम परिवर्तन से संबंधित इसमें पूछ रहा है, कौन मौसम, पृथ्वी के मौसम में कौन परिवर्तन करता है, कौन उत्तरदायी कारक हैं। 1 पृथ्वी का घूर्णन, बी है पृथ्वी का परिक्रमण, सी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव और डी है सूर्य का घूर्णन। तो इसमें ऑप्शन जो सही है दोस्तों, ऑप्शन सही है बी। क्या ऑप्शन इसमें बी सही है, ऑप्शन बी इसमें सही है। तो 2 और 3 इसका सही आंसर है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, तो यही 2 सही है। अब एक एक बात कर लेते हैं, जैसे पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, तो ये भी देख लेते हैं।
परिक्रमण। परिक्रमण का अर्थ ये होता है कि वो चक्कर लगाना। घूर्णन का मतलब होता है घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमती है, क्या पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जब घूमती है तो उसी को घूर्णन कहा जाता है। और परिक्रमण, पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ, क्या सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, ठीक है, उसी को क्या कहा गया है, परिक्रमण कहा गया है। इसीलिए साल में 2 बार क्या होता है, दिन छोटे और बड़े होने लगते हैं। कर्क और जब मकर राशि पे जब सूर्य पृथ्वी जब कर्क और मकर राशि मतलब अर्थात सूर्य चमकता है तो क्या होता है, पृथ्वी पे जो समय होता है वो दिन रात छोटे और बड़े होने लगते हैं। तो वो क्या होता है, पृथ्वी का परिक्रमण है, ठीक है। और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, जो झुकाव है वो भी मौसम में परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी है। और बात कर लेते हैं आगे। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका बी सही है। क्या ऑप्शन बी, 20 अंश नॉर्थ से 20 और 40 अंश नॉर्थ के बीच में, क्योंकि इसी में एशिया में भारत, चीन और क्या बोलते हैं रूस के कुछ भाग और पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये सब आते हैं। तो संख्या सबसे ज़्यादा इन्हीं में है, ठीक है। इसके कारण जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, 50% जनसंख्या ज़्यादा, वो 20 अंश उत्तरी अक्षांश में ही देखने को 20 से 40 के बीच में। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है। दक्षिण और पश्चिमी भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन सा सही है, ये पहले बहुत पहले आया था, कब, 2016 में आया था, तब ये क्वेश्चन, इसका आंसर कौन था, ऑप्शन सी था दोस्तों। लेकिन अब अगर ये पूछा गया, अगर ये अब पूछा गया तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? अब इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा तो बता देते हैं हम आपको। इसका अब जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, ठीक है। जब पूछा गया था 2016 में तब इसका ऑप्शन ये था। अब बात कर लेते हैं दूसरा कैसे सही होगा। तब उस समय क्या था, जैसे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विस्तार करने की उस समय कोई योजना नहीं थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार की योजना में, मोदी सरकार के समय में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी क्या सौर ऊर्जा विस्तारित करने का योजना बनाया गया। तो इस प्रकार अब 1 2 3 तीनों सही होंगे दोस्तों। तो इसे अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। अब ये सी ना होके इसका आंसर डी होगा। आगे बात करते हैं। ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या कह रहा है, उपनाम, और सूची 2 में क्या दिया गया, ग्रह दिया गया है। देख लेते हैं। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। दिमाग कहीं कभी कभी मान लीजिए इसको एक क्वेश्चन के रूप में मत देखिएगा, इसको आप 4, ये ऑप्शन है 4 दूना 8 क्वेश्चन के रूप में इसे देखिएगा, क्योंकि ये 8 क्वेश्चनों का समावेश है, एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो अब देख लेते हैं एक एक करके। हरा ग्रह किसे कहा गया? क्या हरा ग्रह किसे कहा गया है? तो वरुण को हरा ग्रह कहा गया है। छल्लेदार ग्रह किसे कहा गया है? छल्लेदार यानी कि छल्लों में बना है, तो छल्लेदार ग्रह किसे कहा गया? शनि को कहा गया है। लाल ग्रह किसे कहा गया है? तो मंगल को, और क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत है। प्रातः अर्थात भोर का तारा और शाम का तारा किसे कहा गया है? तो वो शुक्र को कहा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? हरा ग्रह किसे? वरुण को हरा, क्योंकि इसे अगर देखा जाए तो हरा रूप से दिखाई देता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? सी, ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन सी। और छल्ला ग्रह किसे कहा जाता है? छल्ला जो ग्रह है वो छल्लेदार ग्रह शनि को कहा जाता है, ठीक है। छल्लेदार ग्रह शनि को, हरा ग्रह वरुण को, लाल ग्रह मंगल को, प्रातः या शाम का तारा शुक्र को। आगे बात कर लेते हैं। 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल कितना होता है? तो लगभग देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है 29.5, क्या 29.5 आंसर सही है, ये दिमाग में छाप लीजिए। आगे बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है, कथनों की जांच कीजिए। नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तरों का चयन करना है। तो सही उत्तर हम देख लेते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सफ़ेद ड्वार्फ बहुत छोटे सितारे होते हैं। सफ़ेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। उसका घनत्व भी पानी के 10 लाख गुना से
10 लाख गुना तक हो सकता है, अर्थात जो ड्वार्फ है। ड्वार्फ के एक चम्मच पदार्थ का भार लगभग 10 कुंटल के बराबर होता है। तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं। ड्वार्फ क्या है? ड्वार्फ का अर्थ यहाँ पे आप समझ लीजिए, ड्वार्फ किसे कहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल, क्या ब्लैक होल को ही ड्वार्फ कहा जाता है। क्या ब्लैक होल को ही सफ़ेद ड्वार्फ कहा जाता है। दिमाग में छाप लीजिए, ब्लैक होल को ही सफ़ेद ड्वार्फ कहा जाता है, ठीक है, दिमाग में छाप लीजिए। ये सबसे छोटा है, अर्थात ये इसका घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके यहाँ पे अगर प्रकाश भी चला जाता है तो उसे भी खींच लेता है। क्या इस घनत्व अधिक होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और छोटे छोटे तारों को अपने में समाहित खींच लेता है और समाहित कर लेता है। तो सफ़ेद सफ़ेद ड्वार्फ का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय से बहुत अधिक होता है। तो ये भी बात सही है। उसका घनत्व पानी के, ये भी सही है, 10 लाख गुना तक के बराबर होता है। अगर एक चम्मच सफ़ेद ड्वार्फ को ले, अर्थात ब्लैक होल के पदार्थ का, जो ब्लैक होल में जो पदार्थ है स्थापित है, उसी को सफ़ेद ड्वार्फ कहा गया है। क्या सफ़ेद ड्वार्फ कहा गया है, इसीलिए इसे कहीं कहीं इसका नाम ब्लैक होल भी कहा जाता है। तो वहाँ का अगर एक चम्मच लेते हैं तो उसका जो भार होगा 10 कुंटल के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये भी सही है और इसके चारों ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन किस पे होगा दोस्तों? जो सूर्य के सबसे पास में होगा। अब देख लेते हैं कौन है सूर्य के सबसे तो बात कर लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर क्या दोस्तों, पृथ्वी पर क्या है, झुकाव है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो जो झुकाव पे है, इस कारण से सूर्य की जो रोशनी है वो 12 महीना क्या है, समान सीधे नहीं पड़ पाती है, जिसके कारण दिन में छोटा और बड़ा भी होने लगता है। ठीक है, दिन क्या होता है, छोटा और बड़ा होने लगता है। तो सबसे छोटा दिन अगर हम बात कर लेते हैं तो पृथ्वी का होगा। और बुध में कोई झुकाव नहीं है। क्या बुध में कोई झुकाव नहीं है, जिसके कारण वहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। इसी प्रकार मंगल में भी और शुक्र, क्या दोस्तों, मंगल में भी और शुक्र में भी, ठीक है, होता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हेलो गेल तथा विल्सन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए। क्या है बता देते हैं हम आपको। तो क्या है ये? धूमकेतु है। क्या धूमकेतु है? क्या है ये? धूमकेतु है, जिसे पुच्छल तारे से भी जाना जाता है। क्या धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो हैली गेल और विल्सन जो है पुच्छल तारा है। ये आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड से निर्मित होते हैं, जो सूर्य से दूर ठंडे, जो बहुत सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर पे हैं और ठंडे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह जो जैसे किसी ग्रह का जो चक्कर लगाता है कोई पिंड, उसे उपग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ये 2 ग्रहों के बीच में, क्या 2 ग्रहों के बीच में ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। उल्का पिंड किसी ग्रह का टूटा हुआ भाग को जब पृथ्वी के अंदर समाहित होता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। आगे पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की है? तो इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन जो सही है ए, कापरनिकस। ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में ए डायरेक्टरी प्रोपोर्शनल या ए अक्रमानुपाती है आर के क्यूब के बराबर। ठीक है, तो यही इनका सिद्धांत है, इसीलिए ये सूर्य केंद्रस्थ माना है इसको। क्या सूर्य केंद्रस्थ, केंद्र को, सूर्य को केंद्र माना है किसने सर्वप्रथम? तो कापरनिकस ने माना था। आगे बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें करा निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो बाह्य ग्रह कौन है, आंतरिक ग्रह देख लेते हैं। एक एक करके आपको यहाँ पे हम बता देते हैं बाह्य ग्रह कौन है और आंतरिक ग्रह कौन है। तो बृहस्पति, क्या बृहस्पति के जो, क्या बृहस्पति के जो, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं दोस्तों, ठीक है, और बृहस्पति के इधर साइड में जो ग्रह है उसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे सूर्य है और ये बृहस्पति, और बृहस्पति के इधर साइड में जो ग्रह है उसे बाह्य ग्रह, बृहस्पति के इधर साइड में जो है बाह्य ग्रह, और बृहस्पति तक जो ग्रह है उसे क्या गया, आंतरिक ग्रह कहा गया है। मतलब दोस्तों जो बृहस्पति से इधर ग्रह है उसे आंतरिक कहा गया है, और बृहस्पति से लेके और जो प्लूटो तक ग्रह है उन्हें बाह्य ग्रह कहा गया है। तो एक आंतरिक ग्रह किसे कहा गया है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा गया है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या कहा गया है? बाह्य ग्रह कहा गया है। तो इसमें बृहस्पति, शनि,
अरुण वरुण, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। बृहस्पति तो है नहीं, क्या बृहस्पति इसमें है नहीं, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी मंगल और शुक्र, ये क्या हुए? आंतरिक ग्रह हुए, पहले ही बता चुके हैं। ऑप्शन डी ही इसका सही है, यूरेनस ही बाह्य ग्रह है। आगे बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। जेन्स, टाइटन और हाइपेरियन, क्या हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ये उपग्रह है किसी के, बृहस्पति, वरुण, शनि और मंगल। तो टाइटन, हाइपेरियन और जेन्स जो है ये है किसके ग्रह हैं? शनि के ग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों। किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया गया है? तो मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि। तो पहले ही बात कर चुके हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, उसमें जो दिया गया है एक इसमें सही नहीं है। सॉरी दोस्तों, हमने यहाँ थोड़ा सा आपको गलत बता दिया है ऑप्शन। ये जो आपको लाल धब्बा जो दिखाई देता है वो बृहस्पति पे है, क्या बृहस्पति है, इसे आप सही कर लीजिएगा, हमने आपको गलत बता दिया, ठीक है। तो लाल धब्बा जो है वो बृहस्पति पे हमें देखने को मिलता है, जबकि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को, और बृहस्पति पे क्या है? बृहस्पति पर लाल धब्बे पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए है पृथ्वी 365.25 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो ये तो सभी जानते हैं, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है मंगल 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, यही ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। 225 दिन ना होके, क्या 225 दिन ये ना होके, 225 दिन ना होके कितना पे करता है? 687 दिनों में, क्या 687 दिनों में जो मंगल है वो सूर्य की परिक्रमा करता है, और बाकी सब सही है। बुध जो है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, वरुण 84 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। आगे बात कर लेते हैं, देख लीजिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सौर मंडल की विशेषताएं हैं, क्या सौर मंडल की विशेषताएं हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको ले लिया है, एक एक करके बता देते हैं। जैसे आप बात कर लीजिए दोस्तों, क्या बात करते हैं कि कह रहा है इसमें कि बृहस्पति से जैसे बृहस्पति के अगर हम बृहस्पति से सूर्य की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो व्यास है, क्या जो व्यास है वो छोटा होने लगता है, ठीक है, व्यास छोटा होने लगता है। लेकिन इसका अपवाद क्या है? अपवाद है मंगल। आप देख लीजिए, ये आप आंकड़ा देख रहे होंगे 0.53, ठीक है, इसका 0.53 इसका व्यास है, ठीक है, जबकि बृहस्पति का 11.25 है। और बात कर लेते हैं, तो ये अगर हम इसमें क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए, पूछे क्या बोलते हैं, सबसे कम सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, क्या सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको सही इसमें देख रहा होगा, आप देख सकते हैं जो ये व्यास दिया है आपको पॉइंट 38 अर्थात बुध का सबसे कम व्यास है। फिर उसके बाद शुक्र का है, क्या उसके बाद किसका आएगा? उसके बाद मंगल का आएगा। 0.38 के बाद 0.53 किसका आएगा? मंगल का। और फिर उसके बाद 0.95 किसका आएगा? शुक्र का आएगा। फिर उसके बाद पृथ्वी का आएगा, फिर बृहस्पति का, और फिर धीरे धीरे ऐसे हुए चला जाएगा दोस्तों। और इसके साथ में इसका औसत घनत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, ठीक है। अगर पूछे कि जो 9 ग्रह है सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, क्या जो 9 ग्रह है सबसे ज़्यादा घनत्व सभी में से किसका है, तो किसका है दोस्तों? वो पृथ्वी का सबसे ज़्यादा औसत घनत्व है। फिर उसके बाद किसका है? फिर उसके बाद शुक्र का औसत घनत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद किसका है? फिर उसके बाद किसका? सॉरी दोस्तों, शुक्र का नहीं, ये है बुध का। फिर उसके बाद किसका घनत्व है? तो उसके बाद शुक्र का घनत्व है लगभग में, देखिए इसका घनत्व लगभग में सेम है, इसीलिए जो क्वेश्चन पीछे अभी पढ़े थे तो लगभग में सेम ही है, तो इसीलिए इसको सेम कहा जाता है। इसी प्रकार से
और क्वेश्चन जो यहाँ से आएंगे वो सूर्य से दूरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कितने दिनों पर अपने अक्ष पर वो घूमता है, ये भी क्वेश्चन अपने दिमाग में छाप लीजिए। और उपग्रहों से संबंधित संख्या, पहले शनि के उपग्रह सबसे ज़्यादा थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति के ग्रह सबसे ज़्यादा हो गए हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं। पृथ्वी की आकृति है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सही आकृति है एलिप्सॉयड, जियोइड, स्फेरॉयड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है जियोइड। क्या? जियोइड, अर्थात पृथ्वी जो है वो नाशपाती की समान है। क्या? नाशपाती के समान है। तो वो नाशपाती जो आकार है वो किस प्रकार का है? जियोइड आकार का है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच ग्रह पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। बुध, पृथ्वी, बृहस्पति और एवं शनि जो है ये क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच के ग्रह हैं, ठीक है। क्योंकि आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड है जो परिक्रमा करते हैं। तो पुच्छल तारे हैं जो ये किसका परिक्रमा करते हैं दोस्तों? तो ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या? पुच्छल तारे जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे बात करते हैं, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं एक एक करके कौन सा सही है। तो इसमें ए है, ग्रहों के निर्माण में, क्या ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए नौ छल्लों के समस्त पदार्थों के नौ गांठों के रूप के समूहन के कारण हुआ है। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है ये भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो नेबुला अर्थात इमैनुअल कांट ने इसको माना था कि वायव्य, इसे हिंदी में बोलते हैं वायव्य का सिद्धांत। तो नौ छल्ले बोल रहे हैं। क्या? नौ छल्ले के समस्त पदार्थों के नौ गांठों के रूप में समूह, ऐसा नहीं है, ये सब स्वतंत्र रूप से अलग अलग बने हैं, ठीक है, नौ गांठ नहीं बने हैं, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन गलत है। ये ए। बी में बात करते हैं, ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एक छल्ले के पुनः निकले नौ छल्लों के समस्त पदार्थों के अलग समूहन से हुआ है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि जो नेबुला है वो आदि पदार्थ के बारे में बात करता है। क्या? आदि पदार्थ के बारे में बात करता है। इसी प्रकार सी देख लेते हैं, ये भी गलत है। ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ है। तो ये भी गलत है, ठीक है। ग्रहों का निर्माण जो है ग्रहाणुओं के समूहन से नहीं हुआ है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। तो यही इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि हम बात करते हैं कि जब हम अभी पीछे बात किए थे फिलामेंट क्या है, तो फिलामेंट जो है वो ऐसे दो तारा दिखाए थे साथ में इसके, यहीं पर सूर्य का बाहरी जो भाग है वहाँ पे उभार आ जाता है। किस प्रकार से? फिलामेंट, आगे चल के ये फिलामेंट अलग हो जाता है घर्षण के कारण, और फिलामेंट टूटने के बाद ग्रहों का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। एक गोलाकार धरातल के ना तो किनारे होते हैं और ना आदि और ना ही अंत होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ये अर्थात ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि विवेकाधीन होती है दिशाएं जो पृथ्वी के हैं। गोलाकार धरातल की ना तो कोई किनारा है और ना ही आदि ना अंत, इसीलिए यहाँ दिशा का पता ही नहीं चलता, अर्थात ये सही व्याख्या कर रहा है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूची मिलान से संबंधित है। और बात कर लेते हैं इसमें कौन सा? एरियल। क्या? एरियल जो उपग्रह है, एक में एरियल दिया उपग्रह, दूसरे में ग्रह दिया गया है। एरियल जो है वो यूरेनस का है। क्या? यूरेनस का है। गैनीमेड किसका है? तो गैनीमेड ये बृहस्पति का है। गनीमेड दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों गनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या? उपग्रह है। क्या? जो बात करते हैं हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गनीमेड है। ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का ही है। और चरोन की बात कर लेते हैं। चरोन किससे संबंधित है? ये प्लूटो से संबंधित है। क्या? प्लूटो से ही संबंधित है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पहले का चार ऑप्शन इसमें डी ही सही है, ठीक है, ऑप्शन डी ही इसका सही है। अभी अप्रैल में 2023 अप्रैल के 2023 में दोस्तों गैनीमेड रूपक और इसके अर्थात बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वहाँ पे पानी के खोज के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रह छोड़ने वाला है, ठीक है।
जिसका नाम है मिशन जुपिटर आईसी। क्या? मिशन जुपिटर आईसी नाम है। आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो पहले जो था क्या शनि था, लेकिन अब हो गया क्या? बृहस्पति, क्योंकि लगभग में 24 ग्रहों की नया खोज हुआ है, उपग्रहों का नया खोज हुआ है। तो किसके हैं? बृहस्पति के हैं दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, ये देख लीजिए 82 है। अभी इसमें अगर जोड़ देते हैं तो ये लगभग में 92 कितना 92 यहाँ पे इसके ग्रह हो गए हैं अब किसके? बृहस्पति के। और शनि के कितने हैं? 82 है। और बात कर लेते हैं आगे, स्टेरॉइड बेल्ट। स्टेरॉइड बेल्ट निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति वरुण, बृहस्पति शनि और बृहस्पति मंगल। तो स्टेरॉइड के बारे में बात कर रहा है। स्टेरॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह जो है बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं, दिमाग में छाप लीजिए। आगे, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को कहा जाता है? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो पहले ही बता चुके हैं, उसे उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। और जो सूर्य के चारों ओर तक चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और निहारका किसे कहा जाता है? निहारका तो चैम्बरलिन ने ग्रहाणुओं से संबंधित जो अर्थात ग्रहाणुओं धूल और कण के समूहन से जब एक वायव्य बनता है, उसी वायव्य को क्या माना है? निहारिका माना है दोस्तों, ठीक है। किसने? चैम्बरलिन ने माना है, ग्रहाणुओं के सिद्धांत के अंतर्गत। स्टेरॉइड ये क्षुद्र ग्रह है, क्या? क्षुद्र ग्रह नहीं कहा जाता है। आगे, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा, तो वायुमंडल अगर नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो काला दिखाई देगा। आगे बात कर लेते हैं, आकाश के अनुसार आकार के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, और जो ऑप्शन दिया गया सबसे छोटा उसमें बुध। तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। आगे, उस कल का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। तो प्राचीन कल्प, क्या? प्राचीन कल्प में ही धरातल पिंड के विकास हुए थे। आगे, किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी को कहा जाता है। और लाल ग्रह किसे? मंगल को। हरा ग्रह वरुण को। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है? तो बृहस्पति दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, बृहस्पति आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? बुध, अर्थात इधर यहाँ से जो ये इतने चार हैं, ये क्या है? आंतरिक है। इसके बाद बृहस्पति से लेके वरुण तक कौन है? बृहस्पति से लेके वरुण तक बाह्य ग्रह है, और बुध से लेके मंगल तक कौन ग्रह है? आंतरिक ग्रह है। आगे बात कर लेते हैं, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ग्रह से, उपग्रह से, उल्काएं से या पुच्छल तारा से? तो सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना? तो पृथ्वी के आंतरिक दोस्तों पूछ रहा, पृथ्वी एक ग्रह है तो उसके आंतरिक संरचना के बारे में हम कैसे जानेंगे? उसके उपग्रह से जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, उपग्रह से यानी कि चंद्रमा से हम जान पाएंगे पृथ्वी के बारे में। और बात कर लेते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सिंपल सी बात है, 1.3 सेकेंड लगता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। और जबकि सूर्य से पृथ्वी पर 8.16 सेकंड लगता है, 3 सेकंड लगता है। कहाँ? सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में प्रकाश का समय। अब कूट 1 और आर दिया गया है, उसका सही व्याख्या में देखना है। तो ए अभिकथन है, अपने सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। तो ये देखिए, सिर्फ इसमें कह रहा है वायुमंडल, क्या? प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। और फिर क्या कह रहा है? वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। तो वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का, तो ये तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है वायुमंडल कह रहा है, ठीक है। वायुमंडल कह रहा है जलवायु के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि और सारे तत्व जैसे मान लीजिए कण जो है वो वायुमंडल में घूम रहे हैं, तो वो भी एक ही तत्व है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? वायुमंडल के निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि जलवायु के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार इसका बी आंसर सही होगा, क्या? बी सही होगा। आगे बात कर लेते हैं वही है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा युग महान युग के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शनों का यहाँ पे हम व्याख्या कर लेते हैं। इयोसीन, प्लेस्टोसीन, मायोसीन और ओलिगोसीन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों प्लेस्टोसीन है। क्या प्लेस्टोसीन है? थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिए। क्या हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद पीछे फिर थोड़ा सा हम बताएंगे। प्लिस्टोसीन, तो प्लिस्टोसीन युग जो था दोस्तों, प्लिस्टोसीन में मोटी मोटी चादरें पृथ्वी पर बिछ गई थी। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हिमानीकरण की प्रक्रिया 4 रूपों में हुई, अर्थात 4 बार होता है। क्या प्लिस्टोसीन 4 बार आता है, 4 बार जाता है, ठीक है, जिसे निम्न नामों से जाना जाता है। हिमयुग, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है संख्या। इधर यूरोप है, इधर उत्तरी अमेरिका है। और बात कर लेते हैं यूरोप में गुंज, मिडेल, सिर और बुर्म, क्या उर्म दोस्तों, उर्म, ठीक है, उर्म। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। गुंज, मिडेल, ये जो नाम है दोस्तों वहाँ के स्थलाकृतियों के नाम पर रखा गया है। क्या वहाँ के जो यूरोप में ये स्थल है, ठीक है, जिसे गुंज एक स्थल है, वहाँ पे क्या मोटी मोटी चादरें, क्या बर्फ की मोटी मोटी चादरें अभी भी विद्यमान है। तो उसी स्थल के अर्थात उसी क्षेत्र के नाम पर उसको हिमानीकरण युग नाम दे दिया गया, ठीक है। तो गुंज, मिडेल और रिस और उर्म। उत्तरी अमेरिका में नेब्राकासन और कंसांस, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन, क्या विस्कॉन्सिन। अब बात करते हैं दोस्तों, जब मान लीजिए हिमानीकरण चल रहा था, प्लेस्टोसीन, मोटे मोटे चादर, तो 4 बार पड़े हैं, 4 बार खत्म हुए। क्या हमारे पृथ्वी पर 4 बार मोटी मोटी बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं। लेकिन मान लीजिए एक और दूसरा, जैसे पहला और दूसरा, ठीक है, तो पहले और दूसरे के बीच में एक काल रहा होगा। पहले जब अर्थात इस पे पहले मान लीजिए पहला वाला है, ये दूसरा वाला, तो पहली बार जब हिमयुग पड़ता है तो मोटी मोटी चादर होता है, फिर जलवायु गर्म हो जाती है, उसके बाद बर्फ सारे पिघल जाते हैं। फिर दोबारा जब पिघल जाता है तो फिर दोबारा क्या होता है, फिर से बर्फ पे पड़ने लगता है। तो उसी के बीच में अर्थात जब पिघलने के बाद में दोबारा शुरू होने से पहले अर्थात हिम चादर पड़ने से पहले जो समय है, उस समय को क्या कहा गया है? तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो क्या कहा गया है? अपटोनियम। क्या अपटोनियम किसके किसके बीच में? नेब्रास्कन और कंसांस, क्या कंसांस के बीच में जो बीच में गैप रहा, समय अवधि रहा, वो उसे क्या कहा गया है? अपटोनियन कहा गया है। और कंसांस इलिनोइन के बीच में जो गैप रहा काल का, उसे यारमाउथ कहा गया है। क्या यारमाउथ। और इलिनोइन और विस्कॉन्सिन के बीच में जो गैप रहा, उसे सगमन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे दिमाग में छाप लीजिए। और जो हिमरहित युग है, अर्थात जब मतलब ये बर्फ पहले पड़ा, पहले युग में, हिम युग में, फिर उसके बाद वो बर्फ पिघल जाता है, तो उसे जब पिघल जाएगा तो बीच में वो जो काल है उसे हिमरहित युग कहा गया है। तो यही अपटोनियन जो हिमरहित युग है, क्या इन दोनों के बीच में अपटोनियन हिमरहित युग रहा होगा। फिर उसके बाद यारमाउथ का युग रहा होगा, ठीक है। और जो हिमरहित युग है उसको एक शब्द में क्या कहा गया है? अवांतर कहा गया है। क्या अवांतर। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवांतर का प्रारूप है? तो यही 4 ऑप्शन दे देगा, 3, अपटोनियम, यारमाउथ, सगमन, ठीक है। तो उसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, वही आपको सही मानना रहेगा। और बात कर लेते हैं इयोसीन। क्या इयोसीन, ये लगभग में दोस्तों इसका कार्यकाल 7 करोड़ अरब वर्ष पहले इसका समय रहा, ठीक है, किसका? इयोसीन का। इस काल में, इयोसीन काल में क्या, इयोसीन काल में हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास देखने को मिलता है। उसके बाद ओलिगोसीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इयोसीन के बाद ओलिगोसीन युग चलता है। ओलिगोसीन जो है ये 4 करोड़ वर्ष पहले शुरू होता है, और ये 7 करोड़ वर्ष पहले इयोसीन, ठीक है। अर्थात इसका जो समय कार्यकाल रहा इयोसीन का, तो 3 करोड़ वर्ष तक रहा। और ये 4 करोड़ वर्ष पहले शुरू होता है। और इसमें क्या इसमें क्या होता है कि ओलिगोसीन में दोस्तों पुच्छ रहित बंदर उत्पन्न हो जाते हैं। हाथी भी इस काल में उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में प्लायोसीन, मानव सदृश हिमयुग बंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, तारों की निशस्त्र गैस और एवं धूल की राशि के पिंड को क्या कहते हैं? तो नेबुला कहते हैं। क्या नेबुला कहते हैं? गैस एवं धूल की जो राशि है उसे नेबुला कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन,
भूगर्भीय समय के पैमाने पर मध्यजीवी युग में निम्न में से कालों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है कार्बनी, ठीक है, कोई कार्बनी कोई काल नहीं है। देख लेते हैं आगे दोस्तों, देख लीजिए नूतन, ये एक क्रम दिया गया है, इसे आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। कभी कभी तो जैसे ये क्वेश्चन कैसे देगा, मान लीजिए ये पूछ लेगा सेनोजोइक का, यानी तृतीय सेनोजोइक को तृतीय युग कहा गया है, मेसोजोइक को द्वितीय युग कहा गया है, प्रथम युग पैलियोजोइक को कहा गया है, नूतन कल्प को चतुर्थ युग कहा गया है। तो ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि सेनोजोइक का शक नहीं है, अर्थात पीरियड नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे, ये 3 ऑप्शन उसमें रहेगा, एक ऑप्शन कोई इसमें से दे देगा, अर्थात ये जुरेसिक दे देगा। मान लीजिए सेनोजोइक में 4 ऑप्शन देके तो पूछ रहा है नहीं है, तो जुरेसिक ही नहीं होगा। इस प्रकार से एक ऑप्शन क्वेश्चन आता है, तो इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आगे इसका और है, ये भी देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं अगला। तो अतारांकित धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? ऑटो सिड ने किया था, ठीक है। और बात कर लेते हैं, हैरोल्ड जेफरीज कौन थे? तो इन्होंने फिलामेंट का सिद्धांत दिया था। आगे, निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? तो वर्तमान भूतकाल की कुंजी है किसने कहा था? जेम्स हट्टन ने कहा था दोस्तों, जेम्स हट्टन ने कहा था। और डेविस और फंक पृथ्वी के अपर्दन चक्र से संबंधित कौन संबंधित है? डेविस और फंक संबंधित है। अपर्दन चक्र इन्होंने दोनों ने दिया था। और किंग जो है ये पर्वत के निर्माण से संबंधित सिद्धांत देते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं, नेबुलार चक्रिका प्रतिमान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या है। ये क्वेश्चन देखिए, देखने में ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि ये पूछ क्या रहा है, प्रतिमान क्या है, अनसुलझी समस्या क्या है और नेबुलार क्या है। तो नेबुलार के बारे में पहले ही तो बात कर लेते हैं। नेबुलार चक्रिका प्रतिमान दोस्तों, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। नेबुलार को हिंदी में वायव्य कहा जाता है। तो इमैनुअल कांट जो थे 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में लगभग में ये सिद्धांत देते हैं। तो नेबुलार में क्या मानते हैं? वो मानते हैं जो गैस और धूल कण थे वो ठंडे अवस्था में थे। क्या? ठंडे और कठोर अवस्था में था। क्या? ठंडा था और कठोर अवस्था में था। और जबकि ग्रहाणु सिद्धांत में, द्वैतवाद के अंतर्गत में चैम्बरलिन का ग्रहाणु जो सिद्धांत है उसमें क्या माना गया? जो कण और गैस माने गए वो क्या माने गए? गर्म माने गए। लेकिन कांट ने क्या माना था उसे दोस्तों? कांट ने ठंडा माना था। तो जिसके कारण ये गुत्थी अनसुलझी, अर्थात ये समस्या उत्पन्न हुआ जब वो ठंडा मान लिए कणों को, कौन? कांट ने। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई कि क्या जो ठंडा होने के कारण अर्थात पृथ्वी उस कण में कैसे ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि वो ठंडा था। तो वो क्या बोलते हैं, कांट क्या कहते हैं, बताते हैं कि दो कणों के आपस में आकर्षण के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वो आपस में जुड़ने लगते हैं। उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो आपस में खिंचाव करता है और जुड़ने लगता है। और जुड़ने के बाद उसमें जब खिंचाव होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो कण गतिमान हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बाद में हमें पता चलता है गलत है। तो इसी को गलत को सही करने के लिए, अर्थात इसी अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए ग्रहाणु प्रतिमान आता है। प्रतिमान का अर्थात है दोस्तों सिद्धांत। क्या? प्रतिमान का अर्थात है सिद्धांत, ठीक है। तो अपने दिमाग में छाप लीजिए, मान लीजिए कभी फिर क्वेश्चन आए तो आप गलत मत करिएगा। तो ये नेबुलार सिद्धांत जो है, कांट का नेबुलार सिद्धांत में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्या क्या थी? तो ग्रहाणु सिद्धांत से, इसी को नेबुलार सिद्धांत को समझने के लिए, अर्थात इसको इस सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए ग्रहाणु प्रतिमान लाया जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे, ग्रहाणु प्रतिकल्पना या परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो थॉमस चैम्बरलिन और फॉरेस्ट मोल्टन ने दिया था। जेम्स जीन और चैम्बरलिन, लेकिन इसमें जेम्स जीन जो हैं दोस्तों, इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था, जबकि चैम्बरलिन ने क्या दिया था? ग्रहाणु ने दिया था। और ये चारों हैं, अभी एक एक करके सभी का व्याख्या हम कर रहे हैं। नेबुलार परिकल्पना में किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण का मुख्य समस्या है? तो जो ये है इसका ऑप्शन दोस्तों, तो एक एक करके देख लेते हैं। इसमें
जो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। क्या? ऑप्शन सी है। लैप्लास का थ्योरम आता है दोस्तों। तो नेबुलार परिकल्पना में किस प्रतिमान में सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय वेग वितरण का मुख्य समस्या बताया गया है? तो ये लैप्लास प्रतिमान में जब इसका हम मूल्यांकन करते हैं, क्या मूल्यांकन या आलोचना करते हैं, तो इसी के आधार पर करते हैं कि कोणीय वेग का जो वितरण है वो असमान है किसके बीच में? सूर्य और जो ग्रह निर्माण हुए हैं और सूर्य के बीच में। क्योंकि जो ग्रहों का कोणीय वेग है वो लगभग में 98% ग्रहों के पास है और 2% ही क्या सूर्य के पास है कोणीय वेग का वितरण। ठीक है, तो इस प्रकार जो मुख्य समस्या उत्पन्न हुई है ये किस परिकल्पना में? तो ये लैप्लास प्रतिमान में उत्पन्न हुई है। क्या? लैप्लास में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ज्वार भाटा प्रतिमान अर्थात सिद्धांत पहले ही बताया। जो प्रतिमान का क्या शाब्दिक अर्थ है? सिद्धांत। तो ज्वार भाटा सिद्धांत जो है दोस्तों, क्या ज्वार भाटा जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? जेम्स जिन ने दिया था। ठीक है, जेम्स जिन। ये नीचे ये चौथा जो ऑप्शन है इन्हीं का है, ज्वार भाटा का ही। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। निम्न में से किसने 1755 में नेबुला परिकल्पना को विकसित किया? 4 है। तो इमैनुअल कांट ने इसको विकसित किया था 1755 में। आगे बात कर लेते हैं। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है। तो यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? समस्थिति, पटल विरूपण, पट्टिका विवर्तनिक या एक रूपतावाद? तो पट्टिका विवर्तनिक। क्या इसमें जो दोस्तों पट्टिका नहीं दोस्तों, सॉरी गलत है। जो एक रूपतावाद है, क्या एक रूपतावाद है, यही इसका सही आंसर है। एक रूपतावाद है, इसी के अंतर्गत कहा गया है कि जो एक रूपतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स हट्टन ने किया था। और जेम्स हट्टन का ही एक कथन है कि भूतकाल की कुंजी वर्तमान है। ठीक है, भूतकाल की कुंजी कौन सी है? वर्तमान है। यह कथन किसने कहा? मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। मैं इसकी पूरी दुनिया अर्थात उसी पदार्थ से पूरे दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो किसने कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा था। किसने कहा था? इमैनुअल कांट ने कहा था। और बात कर लेते हैं दोस्तों। जो इमैनुअल कांट का सिद्धांत था वो गणितीय पर आधारित था। क्या? गणितीय पर आधारित था। और लैप्लास का सिद्धांत भी गणितीय पर आधारित था और गलत गणितीय तार्किक आधार पर दोनों का सिद्धांत था। किसका? इमैनुअल कांट और लैप्लास का। ठीक है, ये अद्वैतवाद से समर्थक थे। क्या? कौन? इमैनुअल कांट और लैप्लास, ये दोनों किससे संबंधित थे? अद्वैतवाद से संबंधित थे। जबकि जेम्स जेफरी और चेम्बरलिन जो थे ये द्वैतवाद से संबंधित थे। आगे, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो 4 ऑप्शन है। जो निहारिका किसने माना था दोस्तों? निहारिका लैप्लास ने माना था। क्या? लैप्लास ने यह सिद्धांत दिया था। और कांट जो थे नेबुला, क्या नेबुला का सिद्धांत या वायव्य की संकल्पना किया था। किसने? कांट ने। ठीक है, और जेम्स जीन जो ज्वार भाटा का सिद्धांत है उसमें कौन सी परिकल्पना की गई है? उसमें दोस्तों फिलामेंट का परिकल्पना किया गया है। आगे, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतरतारक धूल की परिकल्पना किससे संबंधित है? तो ऑटो सिम्ड के से संबंधित है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। जबकि कांट ने नेबुला का सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं। और बात करते हैं रसेल जो था दोस्तों, इन्होंने क्या 2 पिंडों के स्थान पर 3 पिंडों की परिकल्पना करता है। कौन? रसेल। ठीक है, तो ये 3 पिंडों की परिकल्पना करता है। कौन? रसेल। आगे बात कर लेते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना पर संबंधित है? तो पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, अद्वैतवादी पे कौन से संकल्पना सिद्धांत है? तो निहारिका का सिद्धांत। क्या? निहारिका का जो सिद्धांत है अद्वैतवाद पे संबंधित है। अद्वैतवाद के ये तीनों सिद्धांत है, ज्वारीय, ग्रहणीय और द्वैतवाद। ठीक है, ये तीनों संबंधित है किससे? द्वैतवाद से संबंधित है। और पृथ्वी की उत्पत्ति विषयक 9 तारा सिद्धांत यानी कि 9वां थ्योरी संबंधित है। किससे संबंधित है? इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो होयल और लिटिलटन जो थे ये 9वां थ्योरी दिए थे। क्या? होयल और लिटिलटन की थ्योरी किसने दिया था? होयल और लिटिलटन ने कौन सी थ्योरी दिया था? तो 9 तारा सिद्धांत, 9वां थ्योरी बोला जाता है इसे। और चेम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहणों का सिद्धांत दिया था। और अंतरा क्या इसके साथ में दोस्तों, इसी के साथ में क्या बता देते हैं आपको।
अंतरा तारकीय धूल परिकल्पना किसने दिया था? तो ऑटो स्मिट ने दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या माना था? गैस और धूल से माना था ग्रहों का निर्माण। और बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साथ में अगला क्वेश्चन है, कह रहा पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका अर्थात कोल्ड नेबुला की परिकल्पना निम्न में से किसने दिया था? तो इमैनुअल कांट ने दिया था। जबकि जो गर्म अर्थात कोल्ड, ये तो कोल्ड के बारे में बताया है, जबकि गरम नेबुला किसने माना था? तो गरम किसने माना था दोस्तों? लप्लास ने माना था। किसने? पियरे सिमो लप्लास ने माना था। किसने माना था? पियरे। और इसी तरीके से धूल और कण को ग्रहों का निर्माण किसने माना था? ऑटो स्मिट ने माना था। और टी सी चैम्बरलिन ने क्या माना था? टी चैम्बरलिन ने धूल कणों से संबंधित क्या? कणों सूर्य के आकर्षण अर्थात जो सूर्य का मित्र था उसके आकर्षण से सूर्य से बहुत सारे कण निकलते हैं जिसे ग्रहाणु कहा गया है। तो उन्हीं ग्रहाणुओं से किसका निर्माण किया, यानी कि कणों से संबंधित अगर पूछे टीसी चैम्बरलिन ने क्या माना था, क्या आधार माना था पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में? तो कणों को या ग्रहाणुओं को माना था। ठीक है, आगे सर जेम्स जीन्स ये भी गैस और धूल से संबंधित बताया था। आगे निहारिका नेबुला कैसे है? तो निहारिका जो है क्या है? निहारिका क्या है दोस्तों? तो एक तप्त गैस का बादल है। क्या? एक तप्त का बादल है। ये किसने दिया था? लप्लास का निहारिका जो सिद्धांत है उसमें बताया गया है। जबकि नेबुला या वायब का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कांट ने दिया था। और नेबुला उन्होंने ठंडा माना था। क्या? जो ये निहारिका कांट ने दिया था, उन्होंने उस निहारिका को क्या बताया था? ठंडा माना था। लेकिन अगर निहारिका पहली बार शब्द देखे नेबुला के रूप में तो वो लप्लास दोस्तों वो किसने यूज किया था? तो लप्लास ने यूज किया था। एक तप्त गैस बादल के रूप में माना था, लप्लास जो सिद्धांत दिए थे। आगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में कांट ने निम्नलिखित कथनों पर विचार किया है। 4 ऑप्शन है। कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया, तो ये बात सही है। कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार कर विकसित किया, तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों ये भी सही है। क्या? ये भी सही है। यद्यपि लप्लास ने पृथ्वी के उत्पत्ति में न्यूटन परिकल्पना को प्रस्तुत किया, तथापि कांट को निहारिकीय संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक भी माना जाता है। तो ये तीनों सही है। इसके देख लेते हैं ABC ऑप्शन इसका कौन सा है? डी, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। और इस लेक्चर का लास्ट आंसर है, क्वेश्चन है, कांट की दृष्टि में भूगोल क्या है? तो भूगोल क्या है? एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। क्या? कांट के नज़र में भूगोल एक कोरोलॉजिकल विज्ञान है। कांट ने भूगोल को कितने भागों में बांटा है दोस्तों? भूगोल को 6 खंडों में बांट दिया है। एक का नाम बताया है प्राकृतिक भूगोल, दूसरे का नाम गणित भूगोल, तीसरे का नाम नैतिक भूगोल, चौथे का नाम राजनीतिक भूगोल, पांचवें का नाम व्यापारिक भूगोल और छठवें का नाम धार्मिक भूगोल। इस प्रकार भूगोल को 6 खंडों में बांटते हैं कौन? कांट। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है और ये मतलब यहाँ पे लेक्चर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और या आईएएस, पीसीएस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो इस लेक्चर को जरूर देखिए जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।